गुजरात के अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन एक बार फिर इन दावों की पोल खुल गई है। ये है अहमदाबाद के मणिनगर का नजारा, जहां स्मार्ट सिटी की जमीन अचानक इतनी स्मार्ट हुई कि खुद ही धंस गई। पुष्पकुंज के पास अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया और एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। गड्ढा इतना बड़ा है कि इसमें आराम से एक कार समा सकती है। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त वहां कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, वरना एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। प्रशासन ने रस्सी बांधकर सड़क को बंद जरूर कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने बड़े गड्ढे को भरने की फुर्सत प्रशासन को कब मिलेगी। अहमदाबाद की गिनती वैसे तो स्मार्ट सिटी में गिनी जाती है। अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन का टोटल 12,000 करोड़ का बजट है। और आज हम यहाँ पे आए जहाँ पे मणिनगर पोस्ट, जिसको मणिनगर एक पोस्ट विस्तार में आता है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा, पीछे देख सकते हो कि बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा खड्डा आ चुका है। जो तकरीबन 15x15 का एक पूरा गड्ढा होगा, जिसके अंदर पूरी एक जो गाड़ी है वो भी समा सकती है। पर अहमदाबाद म्यूनसिपालिटी कॉर्पोरेशन ने अभी तक इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया है। सिर्फ आसपास में बैरिकेड करके वो चीज़ को संतोष में लिया है कि आसपास बैरिकेडिंग कर दिया है कि ताकि दूसरी कोई जानमाल। अहमदाबाद में ऐसे तो बहुत बड़े गड्ढे हो जाए। प्री मॉनसून की जो कामगिरी है वो भी कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिख रही है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? अधिकारी की जेब में जा रहा है कि कॉर्पोरेट की जेब में जा रहा है? वो यहाँ की जनता जानना चाहती है। तो ये जनता कैमरे के सामने कुछ बोलना नहीं पड़े। हमारे जरिए एक मैसेज ये देना चाहती है कि जो बजट इतना सारा है, हम इतना जो टैक्स सरकार को दे रहे हैं, तो टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? और ऐसी कोई दुर्घटना बड़ी हो जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? ये तो अच्छा रहा कि इसके अंदर कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती। यदि बड़ी दुर्घटना हो जाती तो इसके लिए जिम्मेदार कौन था? वो भी यहाँ की जनता सवाल पूछ रही है। कमल सोनी, VNM टीवी, अहमदाबाद। नमस्कार, मैं हूँ राजवी व्यास और आप देख रहे हैं VNM टीवी। VNM टीवी पर हम अक्सर ऐसे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते हैं जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। आज ऐसा ही एक टॉपिक है जिसके बारे में हम आपको अवेयर करने जा रहे हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी पहुंचाने जा रहे हैं। और वो टॉपिक है मोया मोया। कि मोया मोया, ये नाम ही बहुत लोग पहली बार सुन रहे होंगे। क्या होता है ये डिजीज? अच्छा, ये जो मोया मोया जो नाम है, ये आया है एक जापानीज टर्म से। जो मोया मोया इन जापानीज मीन्स पफ ऑफ स्मोक, धुआं। ये ज़्यादातर जब हम ये बीमारी की जो हम रिपोर्ट्स करवाते हैं, जांच करवाते हैं, डायग्नोसिस निदान तक पहुंचने के लिए, तब ये जो एंजियोग्राफी हम कराते हैं, तो एंजियोग्राफी में जो एक प्रकार का पैटर्न देखते हैं हम खून की नलियों का, वो जैसे एक धुआं, पफ ऑफ स्मोक हो, वैसे दिखता है वो रिपोर्ट में। और इस कारण सर वो अपीयरेंस को मोया मोया पैटर्न, मोया मोया इन जापानीज, बिकॉज जापान में ये सबसे ज़्यादा देखने में आता है ये जो डिजीज़ है। वहाँ से उसका नाम मोया मोया पड़ गया है। इस डिजीज का नाम मोया मोया क्यों है ये तो हमने समझ लिया। अब आते हैं इम्पोर्टेंट मुद्दे पर कि इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, किन लोगों को सबसे ज़्यादा इस बीमारी का खतरा रहता है। ये जो बीमारी है, एक्चुअली इसमें होता ये है कि जो दिमाग में जो खून की नलियाँ है वो किसी कारण से सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है। तो दिमाग में जो खून का जो प्रवाह होता है वो नहीं पहुंच पाता। तो इस कारण से क्या होता है, क्षतिपूर्ति के तौर से शरीर क्या करता है कि एक ज़्यादा नलियों बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जो नई नली जो बनती है वो एकदम छोटी, नाजुक सी और कमज़ोर होती है। तो दो चीज़ होती है, या तो वो खून की नलियाँ खून पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाती, जिस कारण सर खून की कमी रहती है और पेशेंट्स को लकवा, खून ना पहुंचने के कारण इस्केमिक स्ट्रोक हो जाता है, लकवा। दूसरे केस सिनारियो में क्या होता है कि जो खून की नलियां है वो इतनी नाजुक है कि जो प्रवाह है, जो खून का जो दबाव है वो हैंडल नहीं कर पाती। इस कारण सर कभी कभार BP बढ़ने के कारण वो खून की नली फट जाती है और दिमाग में हेमरेज हो जाता है। तो ये हेमरेज प्रकार का स्ट्रोक होता है। अब ज़्यादातर इसमें है ना, हम जो देखते हैं कि 2 एज ग्रुप्स इफेक्ट होती है। एक जो 3 से 15 के एज ग्रुप है और दूसरा जो है 35 से 50 साल के मरीजों में होता है। जो बच्चों में होता है वो खून ना पहुंचने के कारण इस्केमिक स्ट्रोक होता है, और जो एडल्ट्स होते हैं उनमें हेमरेज प्रकार का स्ट्रोक होता है। अभी ये स्ट्रोक होने के कारण लक्षण क्या होते हैं, पेशेंट्स के में क्या सिम्टम्स के साथ हमारे पास आते हैं? ज़्यादातर जो भी स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं वही होते हैं। हाथ पैर में कमज़ोरी, बोलने में दिक्कत होती है, कभी कभार उनको सर दर्द होता है, चलने में अस्थिरता होती है, शरीर का संतुलन नहीं रहता,
ठीक है, कभी कभार वो फिट मिर्गी के साथ हमारे पास आते हैं। तो ये सारे ही जो भी लकवे के सिम्टम्स होते हैं, हेमरेज के सिम्टम्स हैं, इस सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो कई सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं और अलग अलग तरह से पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, और उसी को समझने की कोशिश करेंगे डॉक्टर आशीष देसाई से कि किस तरह से मोया के ट्रीटमेंट होते हैं, कितने इसके ऑप्शंस होते हैं और किस प्रकार से इसका प्रोसीजर आगे का किया जाता है। देखिए, मोया डिजीज़ के ट्रीटमेंट में मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन सर्जिकली होता है। ये कोई डिजीज़ नहीं है जिसको हम दवाई गोली से ठीक कर पाए। हालांकि कुछ किस्सों में ब्लड थिनर मेडिसिन जैसे एस्पिरिन है, दौरा ना पड़ने के लिए एंटी सीजर्स मेडिसिन है, तो ये सारी दवाइयाँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, तो ये कुछ हद तक डिजीज़ में आपको बेनिफिट कर सकती है। लेकिन मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट या गोल्ड स्टैंडर्ड कहेंगे ट्रीटमेंट का, दैट इज़ सर्जिकल ऑप्शन। सर्जिकल ऑप्शन दो प्रकार के रहते हैं। मेन गोल हमारा सर्जरी का ये रहता है कि ब्रेन में हमें कुछ भी करके ब्लड पहुंचाना है। ठीक है, ये डिजीज़ है जिसमें ब्रेन के अंदर ब्लड की कमी रहती है और उससे, जैसे हमने डिस्कस किया, उस हिसाब से स्ट्रोक है, हेडेक है, दौरा पड़ना, वीकनेस आना, ये सारे सिम्टम्स आता है। तो उसमें मेन टारगेट होता है हमें कि कहीं से भी ब्रेन के अंदर ब्लड पहुँचाया जाए। जैसे मैंने बताया, देयर आर टू मेथड्स, एक डायरेक्ट रिवास्कुलराइजेशन होता है और एक इनडायरेक्ट रिवास्कुलराइजेशन। डायरेक्ट रिवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर को हम STA-MCA बाईपास कहते हैं, जो कि हमने ये पेशेंट में किया था। इसमें एक करते हैं कि स्काल्प में से एक बड़ी ब्लड वेसल को ब्रेन के अंदर के एक ब्लड वेसल के साथ जोड़ देते हैं। सो इन शॉर्ट आपने देखा होगा कि बाईपास शब्द जो है, तो इधर से हमने ब्रेन के अंदर कनेक्शन बना दिया। तो जो स्काल्प का ब्लड है वो ब्रेन के अंदर पहुंच जाएगा और जो ब्रेन के डिफरेंट एरियाज जो ब्लड से वंचित थे उनको उचित मात्रा में ब्लड पहुंचाया जाएगा। सो ये एक STA-MCA बाईपास प्रोसीजर है। दूसरा है इनडायरेक्ट तरीके। कुछ किस्सों में जैसे जहाँ पे ये प्रोसीजर बराबर से टेक्निकली डिफ़िकल्ट होती है या ब्लड वेसल्स छोटी होती है, तो उसमें इनडायरेक्ट तरीका यूज़ कर दे। तो उसमें स्काल्प के साइड के मसल को या उधर के ब्लड वेसल को ब्रेन के सरफेस के ऊपर ले जाके छोड़ देते और कुदरती तौर पे वहाँ नई ब्लड वेसल बनती है, जिसको नियो एंजेसिस कहते हैं, यानी कि नए ब्लड वेसल बनना। तो ये इनडायरेक्ट तरीका है ब्रेन तक ब्लड पहुँचाने का। दोनों के अपने फ़ायदे हैं, नुकसान है। जो बाईपास है उसके सक्सेस रेट्स बहुत ज़्यादा है, दे आर मोर देन 95% सक्सेस रेट। दिक्कत ये है कि ये टेक्निकली एक डिमांडिंग जॉब है, नॉट एवरीवन कैन परफॉर्म इट। दूसरा, बाईपास करने के लिए ब्लड वेसल कुछ साइज़ से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे बहुत ही छोटे बच्चे, पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, उनमें शायद हम STA-MCA बाईपास नहीं कर सकते क्योंकि जो बेसिक ब्लड वेसल है वो बहुत छोटा रहता है। ठीक है, बाईपास के कुछ रिस्क भी है जिसमें हाइपरवास्कुलराइजेशन इंजरी होता है, जहाँ ब्लड फ्लो एकदम से पहुँच जाने से ब्रेन में नुकसान होता है। तो ये सारी चीज़ें बाईपास के बारे में है। जबकि इनडायरेक्ट रिवास्कुलराइजेशन प्रोसीजर वो टेक्निकली इजी है। आपको ब्रेन के ऊपर एक कट लगाना है, बोन का छोटा हिस्सा काटना और अंदर मसल या आर्टरी को अंदर रिप्लेस पोजीशन कर देना है। तो टेक्निकली इजी है, कॉस्ट वाइज इजी है, कॉम्प्लिकेशन रेट कम रहते और जो छोटे बच्चों में भी किया जाता है। वडोदरा में भी हाल ही में एक मोया का केस देखा गया, जिसे आदिक्योरा के हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने सॉल्व किया है और वडोदरा के एक व्यक्ति की डायरेक्ट बाईपास सर्जरी से उनकी हेल्थ को बचाया है, उनकी जान को बचाया है। तो क्या थी ये पूरी सर्जरी, इसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर संदीप मामाणी जी से। जी सर, वडोदरा में जो सर्जरी हुई है जिस व्यक्ति की, वो पूरा केस क्या था, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। 2 महीने पहले हमारे पास एक 28 ईयर्स के मेल आए। उनको हेडेक और वॉमिटिंग की कंप्लेंट्स थी। जब उनका CT स्कैन किया गया तो उनके राइट साइड के ब्रेन में एक ब्लीडिंग पाया गया। ब्लीडिंग की साइज़ बहुत छोटी थी, लेकिन ये एज और ब्लीडिंग की साइट वो बहुत ही अनकॉमन है ब्लीडिंग होने के लिए। जब भी ऐसा कोई ब्लीडिंग आता है यंग पेशेंट में, तो हम ऑलवेज उसे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसका कारण क्या है। यूजुअली ब्रेन में जब ब्लीडिंग होती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन इज़ इन फॉर्म ऑफ डिजिटल सबसेक्शन एंजियोग्राफी। जैसे हार्ट अटैक आता है और हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं, वैसे ही ये ब्रेन की एक प्रकार की एंजियोग्राफी है। वो बड़ौदा में बहुत ही कम हॉस्पिटल में होती है और उसके लिए न्यूरोसर्जन को स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है DSA करने के लिए। ये पेशेंट का DSA करने पे हमें पाया गया कि उनके राइट साइड के ब्रेन में जो खून लेके, जो राइट साइड के ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, खून की नली, जिसे हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बोलते हैं, वो जैसे ही ब्रेन में एंटर होने के बाद बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेनोसिस था। स्टेनोसिस इन फॉर्म ऑफ कि वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्लॉक थी और नेचुरली ही उसे बाईपास करने के लिए नेचर ने बहुत छोटी छोटी नलियाँ बना के उसका डिस्टल रिफॉर्मेशन किया हुआ था। जब भी नेचुरली ये छोटी छोटी नलियाँ बनती है,
जो छोटी छोटी आर्टरीज बनती है उसकी वॉल बहुत ही वीक होती है और वो वॉल फटने की वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। सो ये पेशेंट में भी ब्लीडिंग होने का रीज़न वो इसमें से एक छोटी आर्टरी फटी होनी चाहिए, ऐसा हमें लग रहा था। सो जैसे हमें डॉक्टर आशीष ने बताया कि मोया डिसीज़ का ट्रीटमेंट डायरेक्ट बाईपास या इनडायरेक्ट बाईपास रहता है, वैसे ये पेशेंट को हमने इनिशियल पीरियड में मेडिकली मैनेज किया क्योंकि उनका ब्लीडिंग बहुत कम और छोटी साइज़ का था। बाद में उन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बाईपास ऑफ़र किए गए। दोनों सर्जरी के फ़ायदे और गैर फायदे बताए गए उनको। इनडायरेक्ट बाईपास कंपैरेटिवली इजी है और बहुत ही कॉमनली हो रहा है। डायरेक्ट बाईपास का फ़ायदा ये है कि वो डायरेक्ट रीवास्कुलराइजेशन करता है, लेकिन डिसएडवांटेज, अगर हम डिसएडवांटेज बोले तो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन अगर वो परफेक्टली हो तो उसके रिजल्ट्स इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट बाईपास बहुत ही अच्छे हैं। सो ऑन एक्सप्लेनेशन, रिलेटिव ऑप्टेड फॉर डायरेक्ट बाईपास, वो रेडी थे सभी। जब रिस्क बेनिफिट रेशियो हमने उन्हें समझाया, उन्हें कॉस्ट फैक्टर समझाया, स्टे कितना रहना पड़ेगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो सब समझाने के बाद एट द एंड ऑफ 2 months, यूजुअली जब ब्लीडिंग रिजॉल्व हो जाता है, ही केम फॉर सर्जरी अराउंड 8 से 9 घंटा चला। सर्जरी में हम स्काल्प के ऊपर एक आर्टरी रहती है जिसे सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी कहते हैं, जिसका डायमीटर अराउंड 1 to 1.5 मिलीमीटर तक होता है। और ब्रेन के अंदर की आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, जिसके बहुत ही डिस्टल डिवीजन, माने एकदम एंड का पार्ट, जिसका डायमीटर अराउंड 0.8 to 1 मिलीमीटर रहता है, वो दोनों को जोड़ते हैं। वो जोड़ने के लिए बहुत ही बारीक, बाल से भी बारीक सूचर मटेरियल, धागा यूज़ किया जाता है और अराउंड 14 से 15 स्टिचेस लगते हैं। वो जोड़ने के बाद ये एनास्टोमोसिस, जो एसटीए और एमसीए का एनास्टोमोसिस किया है, उसमें से फ्लो बराबर जा रहा है कि नहीं, वो देखने के लिए हम इंट्राक्रेनियल डॉपलर करके एक डिवाइस रहती है, वो यूज़ करते हैं, जिससे हम फ्लो कंफर्म करते हैं। सर्जरी 8 से 9 घंटे चली। पेशेंट इमीडिएटली ऑन टेबल एक्सटूबेट हो गए। एनेस्थेशिया पॉइंट ऑफ व्यू भी पूरे सर्जरी के आधे घंटे के बाद वो फुल्ली कॉन्शियस हो गए। एक दिन उन्हें आईसीयू में रखा गया और 4 दिन वार्ड में रखने के बाद स्वस्थ कंडीशन में उन्हें 5वें दिन डिस्चार्ज किया गया। 10वें दिन फॉलोअप में टाँके निकालने के लिए आए, तभी भी वो संपूर्ण तरीके से स्वस्थ थे। अभी हमारा प्लान है 6 महीने के बाद उनकी एक वापस डीएसए करना है। 6 महीने के बाद वापस डीएसए करने का हेतु ये है कि हमने जो बाईपास किया है वो बराबर फ्लो कर रहा है कि नहीं, और जो एबनॉर्मल वास्कुलेचर ब्रेन में बना था, जो मोया पैटर्न बना था, वो डिसअपियर हुआ है कि नहीं। वो डिसअपियर होना अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एबनॉर्मल वास्कुलेचर वहाँ पे रहेगा तो इट कैन रीब्लीड। सो दिस इज़ द प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग डीएसए एट द एंड ऑफ 6 months। क्या होता है मोया और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये सारी जानकारी आप तक इस एपिसोड के जरिए पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सकें, और अगर उनमें से कोई भी इस बीमारी से जूझ रहा है तो वो तुरंत अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। फिर लौटेंगे एक और अवेयरनेस के साथ में। देखते रहिए VNM TV। जुलाई महीने में देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग द्वारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा के लोगों को बाढ़ से सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में सोमवार रात 4 जगह बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लोग लापता हैं। इसके अलावा 20 घरों को नुकसान पहुंचा है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर जारी है। सोमवार को कोटद्वार बद्रीनाथ मार्ग पर सतपुड़ी के पास लैंडस्लाइड हुई। इस वजह से पौड़ी मेरठ नेशनल हाईवे बंद हो गया। वहीं उत्तरकाशी में भूस्खलन और कुछ हिस्सों के बह जाने के कारण यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association
with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलीशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, एसी जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, सीसीटीवी जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. एक तरफ प्रशासन तीर्थ स्थलों को सुव्यवस्थित बनाने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर पावागढ़ जैसे तीर्थ स्थलों पर अवैध वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है। गुजरात का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पावागढ़, और ये दृश्य है पावागढ़ तलहटी का, जहां तीर्थ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु अब सिर्फ दर्शन ही नहीं बल्कि गैर कानूनी वसूली का भी सामना कर रहे हैं। एसटी बस स्टैंड के सामने यात्रियों की गाड़ियों की पार्किंग करवाकर 50 से 100 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। ज्यादा भीड़ होने से कुछ स्थानीय लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर दुकानों और गल्लों के पास गैरकानूनी पार्किंग करवा रहे हैं और यात्रियों से मनमानी रकम वसूल रहे हैं। गाड़ी पार्क करवाना તમારે બંને ગાડી પાર્ક કરવાના 200 રૂપિયા લીધા પણ તમે ન આપો એવું કહો તો ન આપો એવું કહો તો નહીં આપવા જ પડશે અહીંયા આ ભાઈ લે છે હા અને હવે તમે બીજી ગાડી તમે જે મૂકશો એના પૈસા નહીં આપો અને ગાડીને કોઈ નુકસાન થશે તો આ ભાઈ જવાબદાર રહેશે તમને એવું લાગે છે રહેશે ને અમે ગાડી જે પાર્કિંગ કરીએ છીએ અમે એક વાર નહીં ત્રણ વાર અમે એને પૈસા આપ્યા વગર જાય તમને ચલાવવાનો અધિકાર કોને આલ્યો છે અમને અધિકાર કોઈ અધિકાર નહીં है બધા અહીં ગાડી જો ઠેઠો ઠેઠ લગીન બધા પાર્કિંગ કરાવે છે ગાડી હાંચવાના જેમે કોઈ નુકસાની ના થાય ઘણી બધી નુકસાની થઈ છે સરકારી જગ્યાએ સાચવવાની જરૂર છે પડી એ લોકો એમની માથે મૂકીને મૂકી દે અમને અમે કેવું છે કે જોડે ગાડી મૂકેલી છે એક જેને કોઈ અહીં ગાડી મૂકવા આવે કે ભાઈ મારે ગાડી સાચવી રાખવાના સાચવવાનું ને 100 રૂપિયા લેવાના ધ્યાન રાખવા માટે કોઈ બી અહીં ગાડી કે ભાઈ મારી ગાડી સાચવજો કે મારી ગાડીમાં કોઈ નુકસાન ના થાય બરાબર
એના માટે તમને પૈસા આપે છે. સરકારી ગવર્મેન્ટ પાર્કિંગ છે એ સમય ફક્ત તમે જબરન વસૂલો છો ને FIR ના તમને કીધા મેં તમને જબરન કીધા તમે સ્લીપ આલો છો ગવર્મેન્ટ ને સિક્કો એટલે ગવર્મેન્ટ ની સિક્કા મેં એમને કીધું બી નહીં કે મેં દેખો અહીં કઈ સરકારી જગ્યા ઉપર તમે પૈસા ઉઘરાવો છો આ જગ્યા ગવર્મેન્ટ ની સરકારી છે. જગ્યા ઉપર પૈસા ઉઘરાવો છો સરકારી જગ્યા પર અમે એકલા નથી ઉઘરાવતા. ગાડી હાંચવાના અમે જે ગાડીઓ હાંચવે એના માટે અમે પૈસા લઈએ છીએ. કેટલા જણા પૈસા રીતે આ રીતે આખા પાવાગઢ 2 કિલોમીટર લગીને તમામ લોકો પૈસા લે છે તમામ બધા જ. પણ એ લોકો તો હું મારી રીતના જેમ કે અમને પાવતી આપી છે, મારે પાસે પાકી પાવતી છે નહીં. પાકી પાવતી આપણે હાલતા બી નથી. એટલે આપણે જે પહેલા બી પ્રોસેસ થયેલી એમને મત મૂકીને લોકો જતા રહે છે. આવ્યા છો અને અહીંયા તમે શું જોયું? આજે આપણે રોડની બાજુમાં તમે તમારું કયું વાહન લઈને આવ્યા છો? કેટલા જણ આવ્યા છો અને શું ચૂકવ્યું તમે? અમે 100 રૂપિયા ચૂકવ્યા. અમે આવ્યા છીએ અમદાવાદથી પાવાગઢ અને પાર્કિંગ માટે 100 રૂપિયાની પહોંચ આવી આપી છે. એમાં કંઈ સરકારી કે સિક્કો કે એવું કંઈ છે નહીં, સાદી છે. અહીંયા રાખવાના પૈસા હોય છે. તો આ શું તમને લાગે છે કે આ પૈસા અવૈધ રીતે વસૂલવામાં આવી રહ્યા છે? મને તો આ જગ્યા તો એમને જ લાગે, પણ અવૈધ રીતે જ વસૂલવામાં આવે એવું લાગે છે. કારણ કે આ તો સામાન્ય સરકારી જગ્યા, કોઈના બાપની જગ્યા તો છે નહીં. આ તો કોઈની પર્સનલ જગ્યા હોય તો પાર્કિંગના પૈસા હોય, પણ આ તો સરકારી જગ્યા છે. અને સરકારી જગ્યા હોય તો સરકારી સિક્કો તો આમાં છે નહીં, કાંઈ કે કાંઈ પાકી પહોંચ નથી. આ પહોંચ તેના માટે આલીએ છે, પહોંચ તેના માટે તમને આપીએ છે કે તમને ભરોસો રહે કે તમારે ગમે તે નુકસાની થાય તો તમે મને કહી શકો છો, જણાવી શકો છો. હા, પ્રાંત અધિકારી શ્રી હમણાં એક રિપોર્ટ મને મોકલ્યો છે. એમાં આ બાબતે પોલીસ તરફથી કાર્યવાહી થનાર છે. એ લોકોએ પોલીસને કાર્યવાહી કરવા માટે જાણ પણ કરી છે. રવિવારના દિવસે જે વધારે ભીડ હોય છે એ કારણોસર નીચે જે પાર્કિંગ ગેરકાયદેસર રીતે થાય છે, R&B નો રસ્તો છે અને એ બાબતે ટ્રાફિક પોલીસ પણ કાર્યવાહી કરનાર છે. જે ખોટી પ્રવૃત્તિઓ કરતા હશે એના વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી વહીવટી તરફથી કરવામાં આવશે. રવિવારે ઉપર વ્યવસ્થા પૂરેપૂરી રાખવામાં આવેલી હોય છે. જે દર્શનાર્થીઓ આવે છે એની ભીડને ધ્યાને લઈને, એટલે પોલીસનો ત્યાં ચેકપોઇન્ટ પણ છે, ટ્રાફિક વ્યવસ્થા પણ છે. પણ જ્યાં તળેટીમાં કે જ્યાં નીચેથી એન્ટ્રી થાય છે એ જગ્યાએ પાર્કિંગનો પ્રશ્ન છે. તો એ પાર્કિંગના પ્રશ્ન બાબતે ટ્રાફિક પોલીસ, R&B અને પ્રાંત ઓફિસર संयुक्त રીતે કાર્યવાही કરશે. गुजरात की वडोदरा के करजन में नवनिर्वाचित सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया. गुजरात के वडोदरा जिले के करजन विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्वाचित सरपंचों और पंचायत सदस्यों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में भरूच सांसद मनसुख वसावा समेत भाजपा के कई प्रमुख नेता मौजूद रहे. सम्मान समारोह की अध्यक्षता भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने की. इस अवसर पर करजन के पूर्व विधायक सतीश पटेल, भाजपा जिला महामंत्री डॉक्टर ब्रह्म भट्ट, राजू अलवा, योगेश अध्यारू समेत कई भाजपा पदाधिकारी और स्थानीय नेता भी उपस्थित रहे. આજે વડોદરા જિલ્લાના કરજણ વિધાનસભામાં આવતા ગ્રામ પંચાયતની જે ચૂંટણી થઈ એમાં 73 જેટલા સરપંચોનું આજે સન્માન કરવામાં આવ્યું. અહીંયા આ પ્રસંગે પૂર્વ ધારાસભ્ય સતીશભાઈ પટેલ તથા ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ આગેવાનો મહામંત્રી બ્રહ્મભટ્ટ સાહેબ અને બીજા પણ બંને મહામંત્રી અધોરીજી, મકવાણાજી અને બીજા તાલુકા પંચાયતના વરિષ્ઠ આગેવાનો બધા ઉપસ્થિત રહ્યા. ઉપસ્થિત સરપંચોને અને એમની વડીને મેં કહ્યું કે આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ દેશને એક સમૃદ્ધ ભારત બનાવવા માંગે છે, મજબૂત રાષ્ટ્ર બનાવવા માંગે છે, એક આત્મનિર્ભર ભારત બનાવવા માંગે છે. તો તેવા સમયે આપણે નરેન્દ્રભાઈ મોદી નો જે વાત છે, જે સંદેશો છે, એનો જે ઉદ્દેશ તેને સમજીને સાચા અર્થમાં દેશનો વિકાસ કરવો હોય, દેશની પ્રગતિ કરવી હોય તો તેની શરૂઆત ગ્રામ પંચાયતથી થાય. ને રાજ્ય સરકારની અને ભારત સરકારની અનેક બધી એવી ગ્રામના ઉત્થાનના માટે, ગ્રામ કલ્યાણ માટે, ગરીબોના કલ્યાણ માટે જે યોજનાઓ છે એ યોજના જરૂરિયાતમંદ સુધી એ આપણે ગ્રામ પંચાયત દ્વારા પહોંચાડાય અને સારામાં સારો એક ગ્રામ પંચાયતમાં વહીવટ થાય અને જે ગામ લોકોની જે પણ નાની મોટી જરૂરિયાત છે એ ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ ને એમની જોડી સંતોષે અને આવનારા 5 વર્ષ સુધી સારામાં સારો ગામનો વિકાસ તમે કરો એવી બધાની શુભેચ્છા પાઠવી અને રાજ્ય સરકારને, ભારત સરકારની બધી જ પ્રકારની યોજનાઓને સમજીને એને ગામના વિકાસમાં આપણે કઈ રીતના ગામ સુધી લાવે એના માટે જાગૃત રહેવા માટે પણ મેં સરપંચોને અપીલ કરી. કરજણ વિધાનસભામાં નવા ચૂંટાયેલા સરપંચોનો સન્માન સમારોહ રાખવામાં આવ્યો હતો. એમાં આદરણીય અમારા મનસુખભાઈ સાહેબ પણ હાજર રહીને
સરપંચોનો ઉત્સાહ વધારવા માટે જે કંઈક પણ જે એમને માર્ગદર્શન આપવાનું હતું એ માર્ગદર્શન પણ આપ્યું. સાથે સાથે દરેક પંચાયતના જે સરપંચો હાજર હતા એ બધા સરપંચોને 1-1 લાખ રૂપિયાનું એમના તરફથી એમની ગ્રાન્ટમાંથી એમને અનુદાન આપ્યું. ત્યારે આ તબક્કે હું મનસુખભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને આજે 73 જેટલા સરપંચો અમારી વિધાનસભામાંથી હાજર રહીને આ કાર્યક્રમ શોભાવ્યો. ત્યારે સરપંચ સહિત તમામ અમારા એમના ચૂંટાયેલા સભ્યશ્રીઓ અને સહકારી આગેવાનો, દૂધ મંડળીના પ્રમુખશ્રીઓ હોય કે વિકા મંડળીના પ્રમુખશ્રીઓ હોય, આ બધા જ્યારે હાજર આવે ત્યારે એમનો તમામનો હું ખૂબ ખૂબ આ તબક્કે આભાર માનું છું. गुजरात के मेहसाणा जिले की लक्की बारोट ने मिस यूनिवर्स गुजरात का खिताब जीतकर पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। गुजरात के मेहसाणा की रहने वाली लकी बारोट ने हाल ही में मिस यूनिवर्स गुजरात का ताज अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर मेहसाणा शहर स्थित महाकाली ज्वेलर्स की ओर से लकी बारोट का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया और लकी बारोट को इस उपलब्धि पर बधाई दी। इस दौरान लकी बारोट ने महिलाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि आज की महिलाएं अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ एक अलग पहचान भी बना सकती हैं। એકચ્યુઅલી મહાકાળી જ્વેલર્સે ઇવેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ કરેલી હતી, જેમાં મિસ યુનિવર્સ ગુજરાત લકી બારોટને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને બધા જને કેટવોક કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં અમારો રેન્ક પણ આવ્યો, ફર્સ્ટ રેન્ક આવ્યો અને વિનર બની. સો એના માટે મને બહુ જ ખુશી છે. એન્ડ ત્યારબાદ કલેક્શન અમે જોયું, એ પણ બહુ જ સરસ છે. કલેક્શન બી વેરાયટી ઓફ એવરીથિંગ છે, જેમ કે મેં અત્યારે પહેરેલું છે એ બી મહાકાળી જ્વેલર્સનું જ છે. સો ઇટ્સ વેરી ગુડ. You should definitely try it once. We are very proud of her અને નેક્સ્ટ એમને કીધું કે એ મિસ ઇન્ડિયા માટે બી કરવાના છે પોતાને. સો એના માટે we wish her very best of luck અને ઓબ્વિયસલી અમને આપણને પ્રાઉડ ફીલ કરાવે અને એ પણ જીતે અને મિસ યુનિવર્સ ગુજરાત જીત્યા છે. એ બહુ જ પ્રાઉડની વાત છે. આજે અમે એને મળ્યા એન્ડ શી ઇઝ સો ગ્રાઉન્ડ ટુ અર્થ. એમનો નેચર બી બહુ જ સારો છે. સો આઈ થિંક શી ડિઝર્વ્સ ટુ વિન ઇવન મિસ ઇન્ડિયા. હું જાણું છું અને આ વસ્તુ બધાએ જાણે છે. એ આપણે સ્વીકારીએ કે ના સ્વીકારીએ કે ગુજરાતીઓ આર્થિક સ્તરે આપણા ભારતને સૌથી વધારે સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. જેટલું ગુજરાત, જેટલું ઓવરઓલ આપણે અમારી ગુજરાતી કમ્યુનિટી કરી રહી છે દેશ માટે, બધાએ માટે, એ વસ્તુને આપણે રિસ્પેક્ટ કરવી જોઈએ સૌથી પહેલા. અને ગુજરાતમાં ખાલી આપણું એ જ નથી કે આજે આપણે સ્ટીરિયોટિપિકલ બનાવી દઈએ. આપણું ગુજરાત એનાથી બહુ જ ઉપર છે. આ શ્રેય કોઈ ફક્ત એક માણસનું નથી કે કોઈ એક વસ્તુનું નથી. આ શ્રેય એ દરેક માણસનું છે, એક દરેક સિચ્યુએશનનું છે, જેણે મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો, જેણે એ પૂરું વિશ્વાસ, પ્રેમ મારા માટે અતૂટ પ્રાર્થનાઓ રાખી કે હું આ વસ્તુ કરી શકું છું, હું એટલી કેપેબલ છું કે હું ગુજરાતને, મારા ગુજરાતને ભારતમાં રિપ્રેઝેન્ટ કરી શકું છું. આ તાજ દરેક માણસનું છે જે પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખે છે.